कुछ बालकों को छू कर देखा और उन्होंने हमें छू कर देखा, क्योंकि उजाला नहीं था। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहले तो सब पर उजाला कर दें कि सब दिखाई दें। मैं जिन्हें संबोधित कर रहा हूँ, प्यारे बालकों, उनके पालकों, बच्चों ने जो गाया बजाया वो प्रणम्य सुरताल, उसको जिन्होंने खेल जगत में या किसी भी प्रकार से सेल्वेनियन होने का गर्व हासिल किया और उन्नत किया इस स्कूल के भाल को, वे मुख्य अतिथि जिन्होंने धारण किया मेरी तरह शॉल को, और कुल मिलाकर इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाने के अभिनव प्रयोगों को आगे लाने वाली शिक्षक मंडली को प्रणाम करता हूं। गर्वानुभूति होती है सचमुच जब हम देखते हैं नन्हे नन्हे बच्चों का कमाल, और आपका श्रम बेमिसाल। यहाँ निदेशक शिक्षा दिल्ली सरकार के बैठे हुए हैं, यहाँ निदेशक पर्यावरण बैठे हुए हैं। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले हमने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में 1 मिनट का मौन धारण किया और अपना नमन उनको निवेदित किया। ऐसी गतिविधियां न हो हमारे देश में, हर भारतवासी ये चाहता है। तो कौन है जो आके आतंक का साया बनकर मंडराता है हमारे ऊपर? बम न तो टिफिन में है, न साइकिल में है, न खिलौने में है, न कूड़ेदान में है, बम दिमाग में है। हमें उसे डीएक्टिवेट करना होगा, और उसको डीएक्टिवेट करने के लिए अच्छी शिक्षा से बढ़िया कोई डीएक्टिवेटर नहीं हो सकता। अगर आप इस विद्यालय से वह क्षमता दे रहे हैं कि मानव मस्तिष्क में बनने वाली नकारात्मक प्रवृत्तियों के बम को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। और उसके 2 उदाहरण मैंने देखे अभी अभी। सितार, सरोद, रबाब, आधुनिक उपकरण, कीबोर्ड, तबला, ये सब थे यहाँ पर, और उन पर कमाल का कौशल दिखाई दिया। मैं तो प्राइमरी पाठशाला नंबर 12 अहिरपाड़ा मोहल्ला खुर्जा में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर चुका हूँ, जहाँ संगीत के नाम पर सिर्फ प्रार्थना हुआ करती थी, और कोई ऊंचे सुर में, कोई नीचे सुर में, कोई ऐसा मुँह करके, कोई वैसा मुँह करके सुना रहा होता है। अनुशासन क्या होता है वो धीरे धीरे हमने शिक्षा में विकास किया, और विकास तब होगा जब हमें साधन मिले, सुविधाएं मिले। मैं वंदना करता हूं सालवन साहब की और इस परिवार की, जिन्होंने साधनों को मुहैया कराने में कोई कोताही नहीं बरती। वे इस विद्यालय को हर प्रकार की सुविधाओं से संचित और सिंचित कर रहे हैं। बच्चों के पास कंप्यूटर हैं, जिनको पुरस्कार दिया गया, वे कंप्यूटर में कमाल दिखा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? जितने एंकर हमने आज यहाँ देखे, वे सब के सब इतनी योग्यता रखते हैं कि किसी भी टेलीविजन चैनल पर श्रेष्ठ एंकर बन सकते हैं। वाणी का उतार चढ़ाव, शब्दों का विन्यास, किसको कैसे बुलाया जाए, मुझे बुलाने के लिए कविता बनाई, कुछ हंसी, कुछ दर्द, कुछ अंगार, कुछ श्रृंगार, राग, कुछ आर, पराग और प्यार, पता नहीं क्या क्या करके जो इन्होंने कौशल दिखाया है, तो इनके अंदर कविता भी है। और मैं मानता हूं कि हर रचनात्मक कार्य के पीछे कविता होती है। वो एक आंतरिक झंकृति से आती है, वो संवेदनाओं से आती है, वो जमाने की वेदनाओं को समझने से आती है। मीडिया पर आप लोग अच्छा काम करो, खेल जगत में अच्छा काम करो, शिक्षा में अच्छा काम करो, सुविधाएं हैं उनका अच्छा इस्तेमाल करो। लेकिन सुविधाएं न हो, हम तो उस
स्कूल पद्धति से आए हैं जहाँ सुविधाएं नहीं थी। हमारे चंद्रभूषण जी भी वहाँ से आए हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया झुमरी तलैया का, वे झुमरी तलैया के। और झुमरी तलैया वो जगह है जो आप जानते होंगे कि 70 के दशक में अगर आप रेडियो सुन रहे हों और किसी गाने की फरमाइश सर्वाधिक अगर कहीं से आती होगी तो झुमरी तलैया से। झुमरी तलैया से चंद्रभूषण कुमार चाहते हैं गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो हम सुना रहे हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वहाँ लेकिन शिक्षा ऐसी नहीं रही होगी चंद्रभूषण जी जैसी आप देख रहे हैं। और आपने स्वयं यहाँ कहा है कि हम अपने विद्यालयों को, जो सरकारी स्कूल हैं, उनके अंदर भी ऐसी सुविधा ला सकें और उनके साथ एक तादाद में पब्लिक स्कूल का बना सकें, ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसमें शिक्षा के एकीकरण, समीकरण और एक जैसे स्वरूप के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। मीडिया तो समाचार का भूखा है, उसको दिन भर समाचार चाहिए। एक समाचार का सवाल आता है, इस तरह से नहीं मिलता तो एक ही चीज को दिखाते रहते। टेलीविजन खूबसूरत चीजें दिखाने की चीज है, लेकिन आपको याद होगा कि एक दिन एक इतनी खूबसूरत चीज पूरे दिन दिखाई जाती रही, कूड़ेदान। यही वो कूड़ेदान है जहां बम विस्फोट हुआ था। आप इस कोण से देखिए, यहीं फटा था, इधर से निकला था, फुटपाथ के उधर गया था। फिर चलिए हम दूसरे कोण से कूड़ेदान को दिखाते हैं। पूरे दिन एक कूड़ेदान दिखाते रहे, पूरे दिन एक कूड़ेदान दिखाते, और कुछ दिखाने को मिला ही नहीं। तो जब उस कूड़ेदान से भी हम उकता गए कि भाई ठीक है, हमारे अंदर भय व्याप्त हुआ, कूड़ेदान का इस्तेमाल ऐसी सामग्री रखने में नहीं करना चाहिए, तो अचानक पता लगा कि एक बच्चा भाग रहा है और उसके छाती पे RDX बंधा हुआ है, उसके पैर में RDX बंधा हुआ है। चलिए हम कैमरा लेके चलते हैं। अब आतंकवादी बच्चों को मानव बम की तरह से इस्तेमाल करने लगे। अभी सूत न कपास, न आपको ज्ञान न कुछ, आपने पहले से ही निर्णायक भूमिका अदा कर दी कि वो बच्चा आत्मघाती बम दस्ते का सदस्य है। बच्चा भाग रहा है, अब उसके पीछे भाग रहे हैं। अंततः बच्चा पकड़ में आने वाला है। हम आपको दिखाएंगे कि बच्चा कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब वो ब्रेक जो है वो आप बैठे रहेंगे, चुपके रहेंगे कि भैया आतंकवादी बच्चों को अगर देखना है तो ब्रेक तक रुके रहो। वो उस ब्रेक में पता नहीं कितनी चीज़ें बिक जाएंगी, कितनी चीज़ें आप खरीदने को लालायित हो जाएंगे। पता लगा साहब वो बच्चा जो था वो गुब्बारा बेचने वाला था, उसी के आधार पर आतंकवादी का चित्र बना। फिर पता लगा कि रीगल सिनेमा के पास एक बम रखा हुआ था, वो कूड़ा पीने वाले बच्चे ने बताया। एक बम इंडिया गेट के पास रखा था, वो भी कूड़ा पीने वाले बच्चे ने बताया। और इस तरह से बम निष्क्रिय कर दिए गए। यहाँ पर पूरे दिन ये समाचार आया, लेकिन क्या किसी चैनल ने एक बात उठाई? यहाँ पर ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अवसर है कि शिक्षा के निदेशक भी बैठे हुए हैं और पर्यावरण एनवायरनमेंट के निदेशक भी बैठे हुए हैं, कि क्या किसी मीडिया ने ये सवाल उठाया कि हमारे देश में 12 साल का बच्चा गुब्बारे क्यों बेचता है, 10 साल का बच्चा कूड़ा क्यों बीनता है, उसे शिक्षा क्यों नहीं दी जाती, और पर्यावरण के प्रयत्नों में हम कुछ और ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्चों को कूड़ा न बीनना पड़े और वे अपने सौंदर्य को अंदर से निकाल के ऐसा काम कर सकें, सुर लय ताल में गा सकें। बहुत समय नहीं है बोलने का, मैं शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत ज़्यादा। धधक धींग धकधा, ये पहला वाक्य था तबले के माध्यम से निकाला हुआ। धधक धींग धकधा वो बच्चे ने निकाला तबला बजाने से पहले। मैं एक बात भाषा के संबंध में कह के अपना स्थान लूँगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ हिंदी को भी उतना ही मान दिया जा रहा है जितना अंग्रेजी को। हिंदी और अंग्रेजी में किसी ज़माने में वैर था और ऐसा लगता था कि अंग्रेजी हिंदी को दबा रही। नहीं, वो समय अब नहीं। अब हिंदी और अंग्रेजी मिलकर भारत का भाल ऊंचा कर रहे हैं। ये अंग्रेजी की ही महिमा है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमने इतनी प्रगति की कि हमारे बालकों का नाम रोशन हो रहा है। एक आपके यहाँ के सल्वानियन प्रोफेसर हैं और विदेश में पढ़ाते हैं। ये सब 50 और 55 साल के बेटे के लोग हैं और कितना खुश होते हैं जब यहाँ आते हैं। धर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी 50 और 55 के। आशीष नंदा साहब प्रोफेसर,
मैं पूछ लूं कि कितने दिन तक बोलना है। कहीं अतिरेक ना हो जाए। नहीं, वो मुग्ध हैं, चाह रही है कि मैं थोड़ा समय और ले लूं। आप इनकी मुग्धता पे तालियां बजा दीजिए एक बार। बिना मुग्ध भाव के कुछ नहीं होता। वंदना जी जितनी मुग्ध होकर शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रही हैं, और मुग्धता संकल्पशीलता से आती है, प्यार से आती है। 2.5 अक्षर प्रेम की अगर हों, जो मेरे बारे में बताया बिटिया ने, तो कम साधनों में भी काम चल सकता है। मेरा गीत है कि श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पर लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। अनुभव का लेना हो, अनुभव का देना हो, जीवन में आपस का ये लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ 2.5 अक्षर की हल्की सी छुअन से तर जाए शिक्षा हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। अभी बताया एक बिटिया ने कि पिता ने ऐसा कहा था। संस्कृति के जो मूल्य हमें मिले हैं वो ये हैं। मेरे पिता ने मुझसे एक बात कही थी, 2 बातें हैं, आप ले जाइएगा, क्योंकि मैं जीवन में उन 2 बातों को कभी भूलता नहीं। वो एक इतनी बड़ी शिक्षा मैंने प्राप्त की है, उसका स्थानांतरण करके जाता हूँ। क्योंकि अध्यापक क्या होता है? मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर, परंपरा प्रदान प्रक्रिया। जिन गुरुओं ने संगीत सिखाया, जो ज्ञान उनके पास था, आगे पीढ़ी को दिया, और जो ये बच्चे आगे बड़े होंगे अपनी नई जनरेशन को देकर जाएंगे, और हम उस दिन के तक जीवित रहें कि ये बच्चे 50 साल के हो जाएंगे और अपने बच्चों से कहेंगे देखो हम ये इस स्कूल में पढ़ते थे, अब तुम इस स्कूल में पढ़ रहे हो। तो वो 2 पंक्तियां हैं कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं भाषा की बात कर रहा था कि हिंदी अब कंप्यूटर के माध्यम से एक वैश्विक भाषा है। हिंदी अब एक कमजोर भाषा नहीं है। ये बच्चे जो इंटरनेट पर आते हैं, कभी ऑर्कुट पर, कभी गूगल पर, कभी MSN पर, तो ऑर्कुट पे हालांकि बहुत सारे चिरकुट भी आ जाते हैं, और नौजवानों को पता होगा कि चिरकुटों से कैसे बचा जाए। ब्लॉगिंग करने वाले बच्चे यहाँ पर हैं। हिंदी भाषा अब कितनी आसानी से देवनागरी लिपि टाइप की जा सकती है। कंप्यूटर ने हमारी इतनी मदद कर दी है कि रोमन के माध्यम से भी हम ध्वन्यात्मक होने के कारण जानते हैं कि कैसे टाइप किया जा सकता है। हमने ज्ञान विज्ञान को अगर देवनागरी लिपि में लिखकर कठोर संस्कृत निष्ठ पारिभाषिक शब्द बनाने के बजाय अंग्रेजी के शब्द जो के त्यों लेकर उनको हिंदी में लिख लिया होता, तो हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी हिंदी माध्यम में चल रही होती। लेकिन हमने क्या किया? गलती की, ज्यादा श्रम किया कि पारिभाषिक शब्द बनाए, उनके ट्रांसलेशन किए, अनुवाद किए, और अनुवाद इतने भारी किए कि वो चले ही नहीं, चल नहीं सकते। अच्छा है रेलवे स्टेशन से जुड़े हुई जितनी शब्दावली है उन्होंने अनुवाद नहीं किया। स्टेशन है, रेल है, रेल को लौह पथगामिनी करने की कोशिश की पर चली नहीं। आप सिग्नल के लिए बड़े लंबे लंबे शब्द बनाए गए, पटरी के लिए अलग शब्द बनाए गए, प्लेटफॉर्म के लिए अलग बनाए गए, नहीं चले। अभी भी समय है कि भाषाओं के मामले में हम अपनी नीति बदलें। वे शब्द जो अंग्रेजी में हैं और उसी देश उसी भूमि पर आए हैं, तो हमें उसको अपना लेना चाहिए। कंप्यूटर के लिए संगणक कहने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है? कंप्यूटर आपका आधा माँ आधा पा या फिर बड़ी की मात्रा ऐसे लिखिए ना, उसको हिंदी का शब्द बना लीजिए, आप हिंदी बना लेंगे। एक उदाहरण छोटा सा दे के अपनी बात को समाप्त करूंगा और एक नारा अंत में देकर जाऊंगा। उदाहरण ये कि एक हमारे मित्र अपने बच्चे को लेके आए अमेरिका से भारत हिंदी सिखाने के लिए, क्योंकि भाषाएं ही संस्कृति की वाहिका होती हैं, तो हिंदी नहीं सीखेगा तो संस्कृति कैसे आएगी। उन्होंने आके मुझसे पूछा कि अशोक जी, मेरा बेटा पूछना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी क्या है।
मेरे मन में आया कि मैं जवाब दूं कि ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी तो सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी ग्लोबल वार्मिंग, इसमें क्या है? हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अगर आपको नहीं मंजूर तो मैं कहूंगा ग्लोबल गर्मी ना, ग आएगा, अनुप्रास होगा, ग्लोबल गर्मी गा भी सकते हैं अच्छी तरह। ग्लोबल वार्मिंग के स्थान पर नहीं माने, बोले नहीं साहब हिंदी बताइए। मैं समझ गया कि वो क्या चाहते हैं। मैंने कहा फिर डायरी निकालिए, मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल गर्मी के क्या अनुवाद हो सकते हैं। लिखिए, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, वैश्विक ऊष्मा विस्तार, पृथ्वी प्रतापन, स्थिरा संतप्ति, धरित्री दाग, विश्व विदाह, भूगोल भट्टिका, जगत ज्वलन, पृथ्व्या प्रचंड, संसार सेक, थली तपिश, मही दहक, धरा धधक, भूमंडली भवक। क्या चाहिए? और भी बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? क्योंकि मेरे पास संस्कृत की एक अपार निधि है। शब्द निर्माण कौशल में हम बड़े प्रवीण हैं, लेकिन हमने सबसे बड़ी गलती यही की कि हमने पारिभाषिक शब्द बनाए, अनुवाद किया। अगर अंग्रेजी के शब्द जुगतियों लेके हम अपनी भाषा को समृद्ध करते तो बहुत बड़ा काम होता, हमारी भाषा और विकसित होती। दोस्तों, मैं इतना कहूंगा कि भले ही अंग्रेजी में सर्व करो, पर हिंदी पर गर्व करो। परिंदों को रहेगी मंजिल मिलकर, हवाओं में जिनके पर बोलते हैं, खामोश रहती है उसकी जुबान।